नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 14 साल पहले यूपी की सियासत में ऐसे नारे दिए गए थे। इन नारों ने मायावती को यूपी की सत्ता में काबिज कर दिया था। चुनाव में मायावती ने हाथी को ब्रह्मा विष्णु महेश करार दिया और दलित ब्राह्मण जोड़ का ऐसा फॉर्मूला रचा जिससे विपक्ष के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। करीब 9 साल से यूपी की कुर्सी से दूर मायावती फिर उसी अंदाज में उतरने की तैयारी में है। फिर ब्राह्मणों को लुभाकर यूपी का किला फतेह करने का प्लान बना रही है। बीएसपी ने ब्राह्मणों को हाथी की सवारी कराने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। 23 जुलाई से प्रभुराम की नगरी अयोध्या से बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज करेगी। रामलला के दर्शन के बाद सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। 23 से 29 जुलाई तक यूपी के 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे। 2022 की लड़ाई के लिए बीएसपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर चौतरफा हमलावर है। बेरोजगारी से लेकर महंगाई के मुद्दे पर सड़कों तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मायावती इन सबसे कोसों दूर है। वहीं बीजेपी भी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। और इसका एहसास कराने मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। हो गए, एक बार आपने इमोशनल कर दिया। देखो, इमोशनल, मैं ब्राह्मण हूं ना, इमोशनल बिरादरी होती है ब्राह्मण लोग की। आप उनको प्रेम से उनसे कुछ भी बेवकूफ बना के या इमोशनली बेवकूफ बना लीजिए। आप बार बार मत बनाइए। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, अध्यात्म लेकर पैदा होता है। 100 योनि के बाद ब्राह्मण कोटि में जन्म होता है। मैं पुजारी का बेटा हूं, रवि किशन शुक्ला नाम है, रवि किशन से पॉपुलर हूं, गोरखपुर का हूं। तो बता दूं, ब्राह्मण को हो गया भाई। ये ब्राह्मण के साथ क्या किया इन लोगों ने। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को 3rd फेज में करवाया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। मायावती जी, कभी आपने हमको सम्मान दिया? या अखिलेश जी, कभी आपने दिया? हमको तो नहीं पूछा। तो ब्राह्मणों का क्या भला सोचेंगे। आइए, अब मैं ब्राह्मण हूं, गोरखपुर का सांसद हूं, और ब्राह्मण मैं उत्तर प्रदेश में गिनवा दूं। अफसरान से लेके सारे IAS IPS अधिकारी, मंत्रिमंडल महामंत्री जी से लेके कितने ब्राह्मण सांसद विधायक हम बता दें, गिनवा दे। आइए, केंद्र में इतने नाम गिनवा दूंगा ब्राह्मण के। भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी को इक्वल कैपेसिटी एजुकेशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से दिया जाता है। भारतीय मोदी जी हर बिरादरी को, हर समूह को लेके सबका साथ सबका, उसमें ब्राह्मण भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, सबको इक्वल बैलेंस किया गया। तो बीएसपी ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चौतरफा हमला भारतीय जनता पार्टी पर करती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चुनावों के मद्देनजर कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी यहां पर नहीं दिखाई दे रही। वो भी पूरी इस तरीके से जुटी हुई है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई खामियाजा यहां पर सरकार को न भुगतना पड़े। लेकिन जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश यहां पर बीएसपी की तरफ से की जा रही है और ब्राह्मण सम्मेलन का भी आयोजन यहां पर किया जा रहा है। उसी पर आज हम चर्चा करने वाले तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। उमा शंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर DS मिश्रा, बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। वहीं शिवकांत ओझा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर DS मिश्रा आपसे रहेगा। बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मणों को साधने की यहां पर एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि ब्राह्मण वोट से इस बार जो खेल है वो बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। जिस तरह से 2007 में बसपा और ब्राह्मण का गठजोड़ हुआ था जी, उसका जो प्रभाव आया वो सबके सामने है। और पिछले 23 वर्षों बाद बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार दी और तभी से यह सिस्टम शुरू हुआ कि जनता जो है पूर्ण बहुमत की तरफ अन्यथा हंग विधानसभाएं बहुत बार रही और तोड़ फोड़ करके लोग जबरदस्ती सरकार चलाने की नीतियां करते रहे। लेकिन 2007 का ऐसा समूह रहा
जो ब्राह्मणों का, जो निश्चित तौर पर समाज के जो निचले तबके से उनसे जुड़ करके और एक अस्थायी सरकार प्रदेश में बनाने का काम किया। और वो इस बार 2022 में पुनः निश्चित तौर पर वो पुनः वापस उसी हम लोग तरीके से आ रहे हैं। जी, उमाशंकर पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बीएसपी ने तो ब्राह्मण समाज को साधने के लिए कवायद यहाँ पर शुरू कर दी है, ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, अयोध्या से उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और ब्राह्मण समाज को साधने की जो बीएसपी की कवायद है उससे कितना फायदा यहाँ पर होने वाला है बीएसपी को? उमाशंकर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। साहिल जी देखिए, ये मायावती जी की कोई पहली बार होने वाली कवायद नहीं है। ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान चलाया था और ब्राह्मणों ने वोट भी किया था और ब्राह्मणों के वोट के आधार पर मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर उन्होंने नाराज ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर उनको अपने पाले में लाकर ये खेल खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको बोला है। योगी जी ने बोला होगा या शाह जी ने बोला होगा, जिससे उनकी लाइजनिंग बातचीत होती हो, उसने बोला होगा। उनके कहने पर मायावती जी ये कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। और अगर ब्राह्मणों से इनको जरा भी लगाव होता तो पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की धरती ब्राह्मणों के खून से लाल हो गया है। साहिल जी, मैं कहां से शुरू करूं? मैं लखनऊ राजधानी गोमती नगर विवेक तिवारी हत्याकांड से शुरू करूं या परिवर्तन चौक पर कमलेश तिवारी हत्याकांड से शुरू करूं या इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा की बात मैं करूं या प्रतापगढ़ के 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला के मार डालने की घटना की बात करूं, प्रतापगढ़ के ब्राह्मणों की हत्या की बात करूं, कहां से शुरुआत करूं? बहन जी का दिल नहीं पसीजा, वज्र का दिल है उनका ब्राह्मणों को लेकर। जो नारे लगाते थे तिलक तराजू और तलवार, आज उनको ब्राह्मण प्रेम भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जगह है तो ठीक है, वो राजनीति कर रही है, लेकिन इसको राजनीति नहीं कहते। राजनीति सेवा का क्षेत्र है, ये छल नीति है, ये कपट नीति है। एक सिंगल ट्वीट मायावती जी का नहीं आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ब्राह्मण हत्याओं पर नहीं की, एक बार भी सड़क पर उतरकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला कि ये जो उत्तर प्रदेश की धरती ब्राह्मणों के खून से लाल हो रही है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के घर गिराए जा रहे हैं। या खुशी दुबे तो एक महिला है ना, छोटी सी नाबालिग बच्ची, उसके लिए भी मायावती जी का एक शब्द नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया कि आखिर खुशी दुबे का अपराध क्या है जो आज तक वो उत्तर प्रदेश की जेलों में तड़प रही है। वो ब्राह्मण की अस्मिता का प्रतीक बन गई है। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको लेके कोई जातिवादी बात कर रहा हूं, नहीं। एक महिला है, एक ब्राह्मण लड़की है, उसका अपराध कुछ नहीं है। 2 दिन वो उस घर में रही है और आपने उसको इतना बड़ा षड्यंत्रकारी बना दिया कि आज 10 महीने से ज्यादा हो गए, एक चार्जशीट आप उसके खिलाफ नहीं दाखिल कर पाए। मौत के मुंह पे जाके खड़ी है वो खुशी दुबे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की क्रूरता के विरोध में मायावती जी ने कभी एक शब्द नहीं बोले। तो आज इनका जो ब्राह्मण प्रेम है साहिल जी, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ब्राह्मण, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ब्राह्मण कोई मंदिर का घंटा नहीं है कि कभी भाजपा उसको बजाए, कभी सपा बजाए, कभी बसपा बनाए। अगर इतना लगाव है तो मैं मायावती जी के साथ तीनों पार्टियों को चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप डिक्लेयर कर दीजिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 33 साल उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है और 37 साल ये लोग रहे हैं, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री इन्होंने नहीं दिया है। 33 सालों के शासन में मायावती जी ने, कांग्रेस पार्टी ने 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं। 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री। मैं तीनों पार्टियों को चुनौती दे रहा हूं कि 2022 के चुनाव में ब्राह्मण मुख्यमंत्री को चेहरा बना के दिखा दीजिए। इट्स माय चैलेंज, ये मैं चुनौती दे रहा हूं। अगर मायावती जी को ब्राह्मण प्रेम आया है मायावती जी को, तो बनाए मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाने की।
घोषणा कर दे। आखिर 4 बार तो मुख्यमंत्री रह ली ना मायावती जी, तो एक बार ब्राह्मण को बना दे, इतना बड़ा ब्राह्मण प्रेम आया है। लेकिन वो कर नहीं पाएंगी। भाजपा जो ब्राह्मणों के वोट से सत्ता में आई, कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, राजनाथ जी, जी, योगी जी इस प्रदेश की सत्ता पर रहे, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रेम ब्राह्मणों को लेके नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी कभी बना ही नहीं सकती। वही अखिलेश यादव जी होंगे मुलायम सिंह जी के बाद, फिर अखिलेश यादव जी के बाद कोई और होगा, लेकिन वो भी ब्राह्मण नहीं होगा। अब जो है बहुजन समाज पार्टी है, जाहिर सी बात है सतीश चंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी, ना, उनके कैंडिडेट है मायावती जी बनेंगी। तो फिर मैं अब चुनौती से कह रहा हूं, ये तीनों पार्टियां ब्राह्मण बना के दिखा दें। कांग्रेस ने तो 6 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। जी साहिल जी। जी, डॉक्टर DS मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, BSP के नेता हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने का सिर्फ ये जो जिस तरीके की ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर BSP की तरफ से की जा रही है, वो सिर्फ ब्राह्मणों के प्रति जो प्रेम दिखा रही है BSP, वो सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी दाव है ये BSP की तरफ से। कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस ने नहीं बनाया। ये उस समय ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का कांग्रेस के साथ एक जो तालमेल था, जिसके नाते कांग्रेस इतने दिनों से सत्ता में रही, और सत्ता में रह करके जब से ब्राह्मण इनको छोड़ा तब से ये हाशिए पे चले गए। आज BSP जो है, जिस तरह से ब्राह्मणों के सम्मान के लिए और उससे ज्यादा सम्मान से ज्यादा यह है कि जो निचला तबका हमारा दलित है, जिसको छोड़ने के बाद पूरे समाज का गठबंधन बिखर जाता है, उस चीज को लेकर के हमारे ब्राह्मण समाज के नेता जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन जी के नेतृत्व में जिस तरह का अभियान चलाए थे 2007 में, वो अभियान पुनः चल रहा है। और जिस तरह से ब्राह्मणों में मुख्यमंत्री के छोड़ दीजिए, लेकिन जितने मंत्री, जितने चीजें बनाई गई थी 2007 के बाद, वो संभवतः आज की बीजेपी सरकार को देख लीजिए, सपा सरकार को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उसके आसपास भी कोई छूने वाला है। तो हम लोग यहाँ ब्राह्मण कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हम लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं। अगर ऊपर से और नीचे का एक गठबंधन हमारा बनेगा तो हमारा समाज नहीं बिखरेगा, हमारा ये उद्देश्य है। यहाँ ये नहीं है कि हम ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, हम जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण सम्मान रहेगा, ब्राह्मण तभी दिशा दे पाएगा। आज जो इस दलदल में हम लोगों को ढकेला जा रहा है, जेलों के में देखिए मैक्सिमम लोग ब्राह्मण लोग आज बंद हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस चीज को केवल अपराध होगा ही नहीं, जिस दिन बहन जी सत्ता में आएंगी ये अपराध ही नहीं होगा, भेदभाव ही नहीं होगा। कोई नहीं ये कह पाएगा कि हमारा ब्राह्मण या हमारा क्षत्रिय या हमारा मुस्लिम समाज या हमारा बैकवर्ड समाज इनके प्रति अन्याय हो रहा है। सबको एक भाव से, एक निगाह से देखते हैं हमारे बहन जी। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसको हमारे कांग्रेस के भाई, बीजेपी के भाई, सपा के सबको पता है कि बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर कोई दे नहीं सकता है। इसलिए आने वाली 2022 की सरकार केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और बहन कुमारी मायावती आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगी। जी, शिवाकांत ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है समाजवादी पार्टी से। शिवाकांत जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से BSP ने तो यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो लगातार हमलावर है, महंगाई के मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। तो ब्राह्मण की जो भूमिका रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम रही है। पिछले 2007 में भी हमने देखा कि ब्राह्मण समाज को साधने से ही BSP को सत्ता हासिल हुई थी, और एक बार फिर वो उसी राह पर निकल पड़ी है। कैसे देखते हैं? ऐसा है, बहन मायावती एवं बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये हर समय जैसा इतिहास है जी, जब समय चुनाव का आता है कि जात बिरादरी का कार्ड खेलने लगते हैं जी, और चुनाव निकल गया, सत्ता में आ गए तो एक पक्ष नारा लगाने लगता है मारो जूता चाट। इसके अलावा जब कभी सत्ता में आ जाए तो सत्ता में आकर के ये प्रमोशन में आरक्षण करने की बात शुरू करते हैं।
आरक्षण को और मजबूती से सवर्णों के खिलाफ अभियान चला करके चलाने, बैकवर्डों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ चलाने के प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये न्याय और अन्याय की परिभाषा और उसका तुष्टीकरण क्या सिर्फ चुनाव प्रारंभ होने के काल में ही होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य जो राजनीतिक दल हैं आज की तारीख में, कांग्रेस का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि कांग्रेस तो अपने आप जा रही है, उसका नाम लेने से कोई बहुत लाभ नहीं है। न वो राजनीतिक उत्तर प्रदेश के सेंटरों में कहीं एक्टिव भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। जहां तक सत्तारूढ़ पार्टी का, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों पार्टियों ने अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इस बात को साबित किया है और बार बार चिल्ला करके किसी एक बिरादरी विशेष के पक्ष में कहना। और हमारा ख्याल है पहले इस प्रकार से इस देश के नेता होंगे जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जो अपने आप को एक जात विशेष से संबोधित कराते रहते हैं। आखिर क्या यही इस देश के संविधान में उल्लेख किया गया था? क्या ये देश के संविधान की मंशा के खिलाफ नहीं है? जिस प्रकार का भाषण, जिस प्रकार का आचरण ये लोग कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, डॉक्टर लोहिया के द्वारा पोषित उनके विचारों से प्रेरित ये पार्टी आज की तारीख में काम कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी के और मुलायम सिंह जी के संरक्षक में। और हम लोग सत्ता में भी 5 साल रहे हैं। कोई माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में कोई बिरादरी विशेष ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ शोषण हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ या हमारे साथ कहीं जुर्म और जाति की गई बिरादरी के नाम पर। व्यक्ति के नाम पर कहीं हो सकता, थोड़ी बहुत बात किसी के साथ कहीं हंस में हो सकती हो, लेकिन बिरादरी के पैमाने में, बिरादरी के नाम पर इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो वर्तमान समय भी हो रहा है, बहन जी के जमाने में भी तो हद हो जाती है। इसलिए उसकी चर्चा करना सिर्फ चुनाव के दरमियान कि हम बहुत ब्राह्मण पोषक हैं, बहुत ब्राह्मण के समर्थक हैं, ब्राह्मणों के जैसी हैं। और एक सवाल मैं आपसे करूं भाई साहब, ये जितने लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जेल गए हैं, उनमें से ज्यादातर किस बिरादरी के मंत्री रहे? और उनको आपने महिमा मंडित करने के बाद किया, बाद उनको इतना बेइज्जत करने, अपमानित करने का काम किया। 7 साल, 1.5 साल, 6 महीने जेल में रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पीछे भागते फिर रहे थे वो लोग। इसलिए यह इस प्रकार का महिमा मंडित करना कि एक बार तो चंदन लगाना एक हाथ से, दूसरे हाथ से जूता लेकर के भागने दौड़ने वाली जो ताकत होती है, वो एक सरकार करती है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए ये तुष्टीकरण जो राजनीति है तात्कालिक रूप में, उस राजनीति को हमारी समझ से इस देश और समाज के हित में करना उचित नहीं है। जी मिश्रा जी क्या कहेंगे? हाँ मिश्रा जी क्या कहेंगे? सिर्फ चुनावी दौर में ही याद आती है ब्राह्मणों की बीएसपी को, ऐसा कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों की अपेक्षा करती हुई बीएसपी नजर आई है। को और बीएसपी हमेशा ब्राह्मण का सम्मान की है। माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी, आज देखिए हमारे यहाँ राज्यसभा का नेता, लोकसभा का नेता, दोनों ब्राह्मण के उसमें हैं। जब हमारी सरकार बनी, हमारे सारे जो भी उपयोगी, ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी केवल ब्राह्मणों को करती है, सर्व समाज के साथ में ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी को वो बखूबी देती है। बहन जी इसके लिए ऐसी गवाह हैं, ऐसी नेता हैं हमारी कि हमारे जो सपा के माननीय ओझा जी भी बता रहे हैं कि जाति का मतलब ही नहीं, यहाँ धर्म का मतलब ही नहीं, यहाँ सबको समभाव से देखिए और उसी का परिणाम है। अभी नहीं, आप ये जो बहुजन समाज पार्टी की मुहिम है कि ब्राह्मण को जोड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा विजन है देश का कि जिधर ये मूव करेगा, जिधर ये चलेगा, हाथी जिधर चलेगा, जिधर ब्राह्मण चलेगा। तो अगर ब्राह्मण और इसका गठजोड़ हुआ तो प्रदेश में सरकार बनेगी। प्रदेश में सरकार बनी तो वो देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी चीजें रही डेवलपमेंट की, वो आज भी लोग याद करते हैं। आप लखनऊ से लेकर के किसी जिले में देख लें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। आज हम
हमारा ब्राह्मण नेतृत्व, ब्राह्मण समाज एक भी व्यक्ति बता दे, एक भी दल बता दे हम कि वो अपने मंच से ब्राह्मण का नाम ले ले। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है। भाजपा के साथ गई ब्राह्मण, भाजपा सत्ता में आई, भाजपा से हटेगी, बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। यही छटपटाहट है लोगों को। आप सुनिए, एक सम्मेलन हम लोगों ने शुरू किया, सबके पेट में दर्द होने लगा। आखिर क्यों? हमने तो किसी को मना नहीं किया ना कि आप ब्राह्मण सम्मेलन न करिए। आप अपने मन से ब्राह्मण का नाम नहीं ले सकते हैं। भाई उमाशंकर पांडे जी भी कह रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए ये किया वो किया। अरे आप अपने दल से, अपने मुखिया से एक बार कह तो दीजिए कि ब्राह्मण को, जब से बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को तरजीह देनी शुरू की, तब से स्थिति ये आ गई है कि हर दल केवल और केवल ब्राह्मण पर फोकस करने लगा। अन्यथा लोगों को अछूत लगते थे ब्राह्मण। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो मतलब रायबरेली और सुल्तानपुर का देख लीजिए, दोनों में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देती थी कि अरे दे देंगे तो हम तो अछूत कहलाएंगे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि ब्राह्मण और दलितों का जो पिछड़ों का एक गठजोड़ बना, उस गठजोड़ का आज ये परिणाम रहा है कि हम सब सारे लोग इस प्रदेश को एक स्थिर सरकार 2007 में देने के लिए सक्षम हुए, जो पिछले बहुत दिनों से हम नहीं दे पाए थे। और आज उसी का ये नतीजा रहेगा कि 2022 पुनः हाथी आगे जाएगा और ब्राह्मण शंख बजाएगा। जी, उमाशंकर पांडे जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से मिश्रा जी ने यहाँ पर कहा है कि अपेक्षा तो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है ब्राह्मणों की, और दूसरी तरफ बात की जाए तो अगर वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है? कानपुर रायबरेली एक भी ब्राह्मण, मैं मिश्रा जी को याद कराना चाहता हूँ, शायद ये भूल रहे हैं कि पंडित श्रीपत मिश्रा जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो उसी सुल्तानपुर की धरती से आते हैं। और याद हो गया होगा अब मिश्रा जी को, अगर सुल्तानपुर के बारे में जानते होंगे तो श्रीपत मिश्रा मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की। मैंने कहा ना कि अगर आपको इतना ब्राह्मण प्रेम है तो क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री ब्राह्मण घोषित कर देते उत्तर प्रदेश का। और मैं ये भी चुनौती दे रहा हूँ, ये नहीं कर पाएंगे। उस पर मिश्रा जी ने एक शब्द नहीं बोला। अब मैं याद आता हूँ इनके असली चेहरे पर, हम लोगों को अच्छी तरीके से याद है, और अगर मिश्रा जी पूर्वांचल से आते होंगे तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के दौर में जब वो शुरुआत हुआ था, जब उनका उभार था, तो गांव-गांव में चैतुराम का ड्रामा होता था, जिसमें ब्राह्मणों को और अपर कास्ट के लोगों को अभद्र गालियां दी जाती थी, और इतना माहौल खराब हो जाता था कि वो ड्रामा कराने के लिए पीएसी लगानी पड़ती थी। और कई कई गांव में ऐसा माहौल बन जाता था कि हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन वहां पे कर्फ्यू लगाने पड़ते थे। उसके बाद इनका नारा आया, तिलक, तराजू और कलम तलवार, इनको मारो जूते चार। उसके बाद नारा आया, हाथी नहीं गणेश है। तो ये जो सत्ता के लिए अपना चेहरा बदलते रहते हैं, अपना चरित्र बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों से किसी और चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं पूरे आंकड़े के साथ, हमने साहिल जी आपको बताया कि करीब 1000 के लगभग ब्राह्मणों की हत्या पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में हुई है। मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात मिश्रा जी कर रहे हैं, एक शब्द मायावती जी ने नहीं बोला। और भारतीय जनता पार्टी के टीम बी के रूप में मायावती जी खड़ी रही। हर बार मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का बचाव किया हर मुद्दे पर। मुझे बता दें, विवेक तिवारी के हत्याकांड पर मायावती जी जहां पे रहती हैं लखनऊ में, वहां से मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर पे विवेक तिवारी का घर था। क्या गई किसी दिन उनका प्रेम उमड़ा कि चले जाए? सीतापुर कमलेश तिवारी हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या हुई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी उनके घर सीतापुर तक गए, आराधना मिश्रा जी साथ में थी, मैं भी साथ में था, हम लोग गए। विवेक तिवारी के यहाँ पूरी कांग्रेस पार्टी दिन रात लगी रही जब तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये मायावती जी महोबा चली गई होती इंद्रकांत त्रिपाठी के यहाँ, लेकिन नहीं, वोट चाहिए इनको, लेकिन इनको ब्राह्मणों की मदद के लिए नहीं आना है। और मायावती जी का बहुत चर्चा भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में
अब नहीं करने लायक है, क्योंकि इनका जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके वो एक्सपायरी डेट में आ गई है, वो एक्सपायर्ड हो गई है। ठीक है। अब उस पर बहुत चर्चा नहीं की जा सकती। जी। मैं अभी शिवकांत ओझा जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कांग्रेस की चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। ये शायद भूल रहे हैं कि अभी आप आए थे और आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो ऐसी पार्टी के साथ आए थे आप जिस पर चर्चा नहीं करना चाहते। और एक ट्वीट आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, प्रियंका गांधी जी करती हैं, समाजवादी पार्टी तो छोड़िए, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब में हलचल मच जाती। भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के करीब 70 मंत्री, 300 से ज्यादा सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके पूरी कैबिनेट राहुल जी के खिलाफ बोलने पर जुट पड़ती है। कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई मीडिया को बुलाकर बाइट देकर। तो ये हमारी हनक ही है, ये राहुल गांधी जी की और गांधी परिवार की हनक है। शिवकांत ओझा जी, गांधी कोई ऐसे नहीं बन जाता। गांधी बनने के लिए जवाब लेंगे, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ, ठीक है, त्याग करना पड़ता है, गोली खानी पड़ती है, शहादत देनी पड़ती है, तब गांधी बनता है। ठीक है जी। शिवकांत ओझा जी से भी हम जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, चर्चा को जारी रखेंगे, तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मणों को साधने की कवायद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में की जा रही है। ब्राह्मण किसकी डगर जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और उसी को लेकर राजनीति भी यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। जिस तरीके से उमाशंकर पांडे ने यहाँ पर कई सारी बातें रखी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी की तरफ से 2007 का फॉर्मूला एक बार फिर दोहराया जा रहा है। मिश्रा जी, आखिर जरूरत क्या पड़ी है इस फॉर्मूले को दोबारा दोहराने की? ये सबसे अहम सवाल है। बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब कुछ नया बचा नहीं है, इस वजह से बीएसपी एक बार फिर से पुरानी डगर पर निकल पड़ा है। क्या कहेंगे जल्दी से? वास्तव में जी मिश्रा जी। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो विजन है और बहन कुमारी मायावती जी की जो सोच है, हाँ। वो अभी ये लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। हाँ। ये वास्तव में एक सामाजिक संरचना के गठन का प्रारूप है। हाँ। जब ऊपर और नीचे का तबका आपस में जुड़ा रहेगा तभी तो हमारे समाज में समरसता रहेगी, तभी, और जब सामाजिक समरसता रहेगी तब हम विकास के रास्ते को अपना सकते हैं। अब विकास का रास्ता अगर अपनाएगा तो आम जनता सुखी रहेगी। लोगों को क्या दिक्कत हो रही है कि सब बटे रहें। बात तो ये, हम जितने विभेदित रहेंगे, जितने विभाग मतलब अलग अलग रहेंगे, उतना ही ये अन्य राजनीतिक दल उसका लाभ उठाएंगे। ये हमको छूत अछूत के बीच में बांट देंगे। कोई ये कह देगा कि हम आप घोषित कर दो, तो मुख्यमंत्री घोषित कर दो। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री घोषित करना किसी सामाजिक उसका वो है। तो डीएस मिश्रा जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। रमाकांत मिश्र बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। रमाकांत जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से बीएसपी ने तो ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेल दिया है, ब्राह्मण सम्मेलन यहाँ पर बीएसपी की तरफ से शुरू किया जा रहा है, ब्राह्मणों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। 2007 में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्राह्मणों का समर्थन मिलने के बाद ही सत्ता में काबिज हुई थी बीएसपी, और अब एक बार फिर से वो उसी डगर पर निकल पड़े हैं। कैसे देखते हैं? देखिए साहिल जी, ऐसा है, ये बीएसपी कैसे पीछे रहती, ये बहुत बड़ी बात थी, जो अब सीधा ये आगे आकर के फ्रंट फुट पर ढोल खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण हमेशा से सदा सधाया है, इसको किसी को साधने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो। ब्राह्मण हमेशा से, अगर उसके पास अगर हर एक चीज का एक विजन होता है, वो विजन के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। आज मायावती जी 23 जुलाई को जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इससे ब्राह्मण सध जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर एक निश्चित है, एक उन्माद इस तरह से होता है जो कि उसको
झुकाने की कोशिश करता है, उसको अपना साधने की कोशिश करता है। उसमें भले ही आप जितना सफल हो जाए, लेकिन ब्राह्मण सदा सदाया है, उसको पता है जो कि हमें किस तरह वोट करना है, किसको करना है और किस आधार पर करना है, वो निश्चित तौर पर उस चीज को साधने की जरूरत कहां से हो गई। इसीलिए ब्राह्मणों का देखिए, ब्राह्मण ने कभी आज तक किसी चीज के लिए मांगा कुछ नहीं मांगा। समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, आप ब्राह्मण को बिल्कुल ये करिए, लेकिन कहने का मतलब ये है वो बिल्कुल ऐसा एक वर्ग है जो कि उसको साधने की कहीं पे जरूरत नहीं होती। बसपा हो निश्चित तौर पर वो करें, वो साधें, लेकिन जातिगत जो समीकरण जहां पे है यूपी में खास करके, तो आप ये देखेंगे इसी तरह का अगर जातिगत समीकरण देखेंगे तो बिहार में भी था, यूपी में भी इसी तरह का समीकरण है। लेकिन जो अगर जहां पर ब्राह्मणों ने देखा विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर ब्राह्मण विकास को आधार बना करके ही वोट करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी साहिल जी। शिवाकांत ओझा जी, जिस तरीके से अभी रमाकांत जी ने भी कहा कि और भी कई मुद्दे हैं, जातिगत राजनीति को छोड़कर अगर बात की जाए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहे हैं, तो क्या इस बार जातिगत समीकरण पर ये मुद्दे भारी पड़ेंगे या इन मुद्दों को एक बार फिर जातिगत समीकरण इन पर हावी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर जातिगत मुद्दे उन मुद्दों पर भारी पड़ने की बात होगी तो देश का, समाज का और प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। मुद्दे अभी बेरोजगारी है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा आतंक जाति बिरादरी में डूबे हुए कुछ तथाकथित लोगों की कार्य प्रणाली है। ये जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर न चर्चा करके बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी जाति कार्ड खेलने की बात कर रही है। दूसरे दल के लोग, मेरे मित्र जो कह रहे हैं इस बात को, वो धर्म और एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। और एक दूसरे बड़े मित्र जो मिश्रा जी, पांडे जी बात कर रहे थे, कांग्रेस जी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता है। हम लोग इतने बड़े नेता नहीं, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी पर कोई छोटी मोटी टिप्पणी करे। ये शोभा भी नहीं देता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कि बड़े नेताओं पर छोटी मोटी टिप्पणी करे। लेकिन इतना तो सत्य ही है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के भीतर चाहे कांग्रेस हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये सत्य समय समय पर राजनीति में कोई दल किसी का अछूत नहीं रहा है जी। एक जमाना था जब डॉक्टर लोहिया का गैर कांग्रेस बात चलाया था, उस समय तत्कालीन जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी संसोपा एक प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे थे। उस समय दूसरा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया जी। इमरजेंसी जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जिसमें मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मेरे परिवार के लोग भी भुक्तभोगी हैं, मेरे कई और मित्र भुक्तभोगी हैं। 18-18 महीने तक जेल में रहे लोग, वो सब लोग भोग चुके, उसको देख चुके हैं। उस समय भी ये सारे दल एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। ये कहना उनका कि हमारे साथ आपने समझौता, निश्चित रूप से समझौता किया, तो इनकार नहीं करते हम, लेकिन उस समझौते का कड़वा अनुभव ही है। उस कड़वा अनुभव के आधार पर कि आपने मांगा 100, हमने दे दिया 104, परिणाम हुआ कि आप तो डूब गए, हमको भी लेके डूबे काफी हद तक। इसलिए कोई छोटी टिप्पणी किसी के बारे में करना उचित नहीं होता, मेरी समझ में मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, आज की तारीख में 18-19 एमएलए से घट करके 5 एमएलए पे खड़ी हो गई बहुजन समाज पार्टी। अपने दम पर लड़ने की कहीं स्थिति दिखाई पड़ती क्या बहुजन समाज पार्टी की? और बहुजन समाज पार्टी अब आज जो पहले अन्य तथाकथित पिछड़े वर्गों को जोड़ करके खड़ी हो जाती थी, और एक जमाना था, पिछला चुनाव लड़ा है, आपने एक अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा कार्ड खेला है, ऐसे कुछ लोगों को वोट आप दे दिया। आज आप ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात कर रही हैं। तो ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से जब से ये सृष्टि है और इस देश में सनातन संस्कृति जब से है, और सनातन संस्कृति में जब से ब्राह्मण नाम का एक पर्यायवाची शब्द चला है, तब से ब्राह्मण इस समाज का अगुआ रहा है, इस समाज को पथ प्रदर्शक रहा है। इसलिए ब्राह्मण समाज के बारे में ये कहना कि इनके बहकावे में आ जाएगा, इनके बुलावे में आ जाएगा, उस जमाने में 2007 में निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने एक प्रयोग किया था
बहन मायावती जी के कहने पर सर्वधर्म संभाव की जब इन्होंने बात की थी, सर्वजात संभाव की बात की थी, उसको ब्राह्मण ने स्वीकार किया था, ये समझते हुए कि बहन मायावती जी और बहुजन समाज का जो पुराना रूप है वो बदल गया है। लेकिन 5 साल का जो कट अनुभव रहा है, उस कट अनुभव ने ब्राह्मणों को ये महसूस करा दिया कि इसलिए 2012 में पूरी तरह छोड़ दिया, फिर अभी चुनाव हुआ उसके अंतर्गत पूरी तरह छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया। और यहाँ तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का सवाल है, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, वो बहन जी के बड़े लॉयल हैं, बहन जी के प्रति बड़ी विश्वसनीयता उनकी है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं, क्योंकि हम लोग धरती से उतर के राजनीति करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण से मतलब की धरती पर ब्राह्मणों के बीच में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा की नेतृत्व के रूप में स्वीकार्यता आज भी नहीं है। वो बहुत बड़े वकील हो सकते हैं, बहुत बड़े अधिवक्ता हो सकते हैं, बहुत बड़े न्यायाधीश हो सकते हैं, बहन जी के बहुत लॉयल हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छे परिवार के भी हो सकते हैं मिश्रा के। लेकिन ब्राह्मण समाज जिसको अपना नेता मानता है, उस नेतृत्व करने की जो मादा होती है, वो हमारा ख्याल है माननीय मिश्रा जी में नहीं है। इसलिए वो समाज के नेता तो नहीं बन सकते हैं, एक सेक्शन विशेष के नेता भले हो तो हो जाए, उससे कुछ थोड़ा बहुत कहीं प्रभावित कर सकते तो कर सकते, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। और ब्राह्मण कभी भी इस बात को निश्चित मान लीजिए आप, पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है, ब्राह्मण ने जब ब्राह्मण को नेता नहीं माना अपना, आज भी रावण का पुतला वर्ष में जब मेले में जलाया जाता है तो ब्राह्मण ही जलाता उस पुतले को, दूसरा नहीं जलाता है। ब्राह्मण ने नेता माना तो वशिष्ठ को माना, जो कि त्याग और विराग की मूर्ति रहे हैं। ब्राह्मण कभी स्वार्थियों को नेता नहीं मानता इस देश के भीतर, माना तो किस जमाने में पंडित नेहरू को माना, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को नेता माना उसने, एक थोड़े मोड़े सेक्शन में जनसम मिश्रा जी को नेता माना उसने। इसलिए यह कहना कि जो चाहे अपने आगे पीछे नाम के मिश्रा लिख ले, पाणे लिख ले, तिवारी लिख ले, ओझा लिख ले, दुबे हो जाए, सब नेता हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। संभव तभी है ब्राह्मणों को नेतृत्व करने की क्षमता जब उसमें त्याग होगा, विराग होगा, समाज के लिए छोड़ने की मात्रा होगी। सिर्फ अपने और अपने परिवार की लाल बत्ती बनी रहे, उसको ब्राह्मण कभी नेता नहीं स्वीकार करता। डॉक्टर डी एस और मुद्दा जाति नहीं है, मुद्दा है महंगाई। महंगाई है, भ्रष्टाचार, ठीक है। मुद्दा है डॉक्टर डी एस मिश्रा जी, घसोट। बीएसपी इस जातिगत मुद्दे से बाहर कभी निकल पाएगी? जिस तरीके से अभी आपने सुना शिवाकांत जी का जो भी कहना था, जिस तरीके पहले तो एक शब्द ये जान लीजिए कि आदरणीय ओझा जी ने अभी कहा कि ब्राह्मण पर्यायवाची, ब्राह्मण शुद्ध शब्द स्वयं में है, पर्याय नहीं है। पर्याय इसके अन्य शब्द हैं। दूसरी चीज, ब्राह्मण में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा को नेता नहीं माना है। अगर नेता नहीं माना होता, आप आजादी के बाद का इतिहास उठा लें, जिस तरह से ब्राह्मण मूवमेंट 2007 का चला है, वो इस बात को तस्दीक करता है, इस बात को सिद्ध करता है कि आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज के नेता के रूप में उभरे हैं। और जितना ब्राह्मणों का कल्याण उनके टाइम पे हुआ है जी, उतना संभव नहीं है कि अन्य किसी नेता ने किया है। रमाकांत जी, आ रहा हूं। यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जी का विजन देखें आप। माननीय मिश्रा जी का विजन ये नहीं है कि वो ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। माननीय मिश्रा जी का विजन यह है कि वो समाज के हर तबके को जोड़ने का एक विजन, इसीलिए उन्होंने बहन जी से इस बात का अनुरोध किया कि नहीं, ब्राह्मण को लोग बरगला रहे हैं, ब्राह्मण को लोग अलग थलग कर रहे हैं, और उसके नाते वो इस तरह की स्थिति में आए। लेकिन मिश्रा जी, आरोप ये लग रहे हैं कि हर बार बीएसपी एक नया जाति समीकरण बनाने की कोशिश यहाँ पर करती है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की गई, इस बार ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है। उसके अलावा जो और मुद्दे हैं उन पर बीएसपी का कोई ध्यान नहीं होता। अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, उस पर कभी बीएसपी की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई जाती। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण कोई जातीय कार्ड बहन कुमारी मायावती जी नहीं खेल रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी कोई जातीय कार्ड नहीं खेल रही हैं जी। वो इसीलिए वो नाम रखी थी कि भाईचारा कमेटियां बनी, जब ब्राह्मण समाज की कमेटी नहीं बनी, भाईचारा कमेटी बनी। आपस में एक भाईचारा समाज में रहेगा तभी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट आप सड़क आधी बना रहे हो, आधा लुटेरे खा जाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। बहन जी के रहने के उसमें
आज भी विकास की जो गति है जो बहन जी ने दिया था वो निश्चित तौर पर कोई न दे पाया ना आगे आने वाले दिनों में देगा। आप इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। और हम लोग हर उस मुद्दे को, हाँ बहन जी का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, जिस तरह से मीडिया में प्रोपेगेंडा लोग करते हैं कि एक केला लेकर के और 20 आदमी बांटते हैं, बहन जी उस चीज से थोड़ा सा दूर रहती हैं, इसलिए लोगों के बीच में इस चीज का प्रभाव नहीं आता। कभी कभी अस्पतालों में देखिए कुछ स्वयंसेवी लेकिन उसका नुकसान भी तो यहाँ पर बीएसपी को भुगतना पड़ रहा है ना सर। रहेंगे हाँ, उसी नुकसान की भरपाई, उसी नुकसान वही, अगर उसी चीज को नहीं तो आपने यहाँ पर कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की यहाँ पर कोशिश नहीं की जा रही, सारे समुदायों को एक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, आपका ये कहना है। तो ब्राह्मण सम्मेलन नाम क्यों दिया गया? भाईचारा सम्मेलन कर देते आप। भाईचारा कमेटियां है ना। हाँ। अभी तो नहीं, अभी जो उसका, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण सम्मेलन शब्द जो जुड़ रहा है, ये भाईचारा ही बनाने का है। उसके पीछे जो हमारा तारतम्य है, हमारा तारतम्य कोई ये नहीं है कि हम किसी तरीके से जो है जात की राजनीति कर रहे हैं, जातवाद फैला रहे हैं, नहीं। हमारा केवल ये शब्द है कि हम सभी जातियों का एक सामंजस्य बनाएंगे, ठीक है, उस सामंजस्य से एक पुल बनाएंगे, रमाकांत जी हम किस अपने समाज को और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, रमाकांत जी अपनी बात रखिए जल्दी से। बहन मायावती जी ये सारे हर एक समाज को साधने की कोशिश कर रही है। हाँ। ये सब देखिए, ये सब चुनावी मेढक है। ये सब चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सब चुनावी मेढक है ये सब। इनको आपने कहीं पे भी 4.5 साल, 4.5 साल कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन आज वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है, आज वो पता नहीं और क्या क्या सम्मेलन अभी करेगी 4-6 महीने के अंदर में। तो इस तरह की ये जो चुनावी मेढक है ना, इस तरह से जनता की भलाई होने वाली नहीं है। देखिए, जनता उस विषय को, उस मुद्दे को लेकर के आगे आएगी अगर उसका जहाँ पे भी भला होगा। विकास का मुद्दा मेन है। देखिए, ये कह रहे थे एक केले बांटने के लिए 13 आदमी फोटो खिंचाते हैं। अरे कम से कम आप जा करके वो उसके जनता के बीच में तो जाते हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए जैसे 4.5 साल तक आपने कहीं दिखाई ही नहीं दिया। और आकर के आज ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण हो चाहे सवर्ण हो, कोई भी हो, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, उसको साधने से आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि वो एक ही मुद्दा है जो विकास का मुद्दा है। जहाँ पर शिक्षा की मुद्दा होगी, जहाँ पर स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, वो वहीं पर जाएगा। आप लोग जातिगत समीकरण जितना बनाना है बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ही मित्र पहले पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी के साथ आपने चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के नेता ही आपको जो है पत्थर वाली सरकार कह रहे थे। जिस तरह से जनता के टैक्स के पैसे को आप जिस तरह से हाथी और घोड़े बनाने में खर्च कर दिए, आपको जनता की समस्या से कहाँ लेना देना है? कहीं पे भी लेना देना नहीं है। आज आप सम्मेलन करिए, चाहे जिस तरह का सम्मेलन करिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां पर अब जनता जागरूक हो चुकी है, चाहे यूपी की हो चाहे बिहार की जनता हो, लेकिन ब्राह्मणों को दबाने के लिए आप लोगों ने कोई ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ा। हर जगह से आप लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसा वो वर्ग है जो बिल्कुल ही विकास के मुद्दे पर और देश के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, राज्य के ऐसे प्रगतिशील जैसे मुद्दों पर वो हर वक्त आगे आई है और हर वक्त आगे आकर ही वो हमेशा से ही समाज का नेतृत्व किया है और नेतृत्व करेगा। बिल्कुल जी साहिल जी। शिवाकांत जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना डीएस मिश्रा का क्या कुछ कहना था, उनका कहना है कि सभी जातियों को यहाँ पर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन संदेश तो ये निकलकर यही सामने आ रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर बीएसपी की तरफ से किया जा रहा है। तो आखिर ब्राह्मण सम्मेलन ही क्यों? ऐसा है हाँ, कि हमने टीवी पर बहन मायावती जी का टीवी पर देखा था जो बोल रही थी। हाँ, उसमें खुलकर कह रही थी कि अयोध्या से हम ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करेंगे। हाँ। और अयोध्या में माननीय मिश्रा जी दर्शन करने के बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। और इसलिए सबको ब्राह्मण की बड़ी याद आ रही है। मुझे याद है ईटीवी के जो जमाने में एंकर हुआ करते थे माननीय मिश्रा जी, जो आजकल भारत टीवी अभी चलाते हैं, उन्होंने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में 16% आबादी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बताई गई। एक इतनी बड़ी आबादी अगर किसी बिरादरी की है तो ब्राह्मण है, किसी की इतनी बड़ी अकेली किसी बिरादरी की आबादी नहीं है।
बैकवर्ड के नाम पर हो सकता है संख्या ज्यादा हो, दलित के नाम पर संख्या ज्यादा हो, पूरे मुस्लिम समाज के नाम पर हो सकता है किसी बिरादरी की संख्या ज्यादा हो, लेकिन अकेले अगर किसी एक जाति की संख्या, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ी संख्या है जिसके अंतर्गत ब्राह्मण आता है, उसको साधने का प्रयत्न अब बहुजन समाज पार्टी फिर से शुरू करने का प्रयत्न कर रही है। जहां तक सवाल है, अभी भाजपा के मेरे मित्र बाराटाल पांडे जी, रमाकांत पांडे, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जिस दल से आते हो थोड़ा शब्दों का चयन उचित ढंग से करो। राजनीतिक दल है, मान्यता प्राप्त दल है, सत्ता में रह चुके हैं, आप उनको मेघा किए बनाने की बात, शब्दों का प्रयोग उचित नहीं करें। पढ़े लिखे लोग हम एंकर टीवी पे आप बीच आए हुए हैं, कम से कम अपने शब्दों का ये तो चयन इतना होना चाहिए जिसमें सुनने वाले को भी न लगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं, आप जो भाषाएं बोल रहे हैं। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण हो, आखिर जनता ने उनको आपकी कार्यक्रम चुना हो, सत्ता में कर रहे हैं, लेकिन चुनने के बाद जो जो वादे उन लोगों ने किए थे, वो करोड़ वादे, रोजगार देने का वादा प्रतिवर्ष कहाँ चला गया? और 1.5 साल के कोरोना के भीतर हमारा आंकड़ा नहीं है, इन्हीं के उनका सरकारी आंकड़ा है कि 8 करोड़ 60 लाख लोग 1.5 वर्षों में बेरोजगार हुए। आजादी के बाद से लेकर ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इस देश के भीतर बेरोजगारी पैदा हुई। पिछले 6 महीने से नरेगा बंद है, इस देश प्रदेश के भीतर नरेगा बंद है। भोजन के लिए लाले, आप कहते हैं फ्री अनाज दे रहे हैं, अरे फ्री अनाज, सिर्फ अनाज से ही जीवन नहीं चलता है, सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए। तेल आपका क्या भाव आज की तारीख में? 200 रुपए के ऊपर जा रहा है तेल, कड़ुआ तेल। लोग कहते थे पहले कि भैया कुछ रोए तो प्याज रोटी कड़ुआ तेल मिला के खा ले, हम सब क्यों? तो आज कहाँ किस भाव पर खड़े हैं आप? आम जनता चाहे जिस जात बिरादरी को हो, आप जात बिरादरी में बांट करके प्रदेश का अहित कर रहे हैं। इसका अहित करने का प्रयास, उठाइए मुद्दा ना, उठाइए मुद्दा बेरोजगारी का, उठाइए मुद्दा महंगाई का, उठाइए मुद्दा विकास का, उठाइए मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का। उसके भीतर आप सारी चीजों को समाहित कर सकते हैं, जिसके लिए क्या कर सकते, जिसके लिए आज इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई अन्य इनके नेतागण हो, ये मुख्य मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं अस्पताल की। मैं स्वास्थ्य का मंत्री रहा हूँ प्रदेश सरकार का। माननीय मित्रवर, इस कोरोना काल में एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं जानता हूँ जहाँ 3-3 लाख रुपया एडवांस लेने के बाद कोरोना के मरीज की भर्ती की जाती थी, और 8 बजे सायंकाल पूरा बिल नहीं होगा तो निकाल देने की बात की जाती थी। कैसी सरकार है यार ये? ठीक है, रमाकांत जी से जवाब ले लेते हैं। जनता के लिए सरकार है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं, ऑक्सीजन नहीं कहीं पर मौजूद, दवाएं नहीं मौजूद कहीं पर। अरे भाई, आम जनता के हित में आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, रमाकांत जी जवाब दीजिए। सिर्फ धार्मिक आधारों पर बरकरार देना, जातीय आधार पर बरकरार दे, उचित बात नहीं है। ठीक है, रमाकांत जी जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए, सब जैसे इन्होंने कहा 70 सालों में ऐसा स्थिति कभी नहीं आया था, निश्चित तौर पर नहीं आया था, क्योंकि 70 साल में ये पहली ऐसी महामारी है। 100 साल पहले एक महामारी आई थी और उसके बाद यही एक महामारी आई है जिसमें जहां पर कोई पूरा एक यूपी ही नहीं ऐसा प्रभावित था, बल्कि पूरा विश्व प्रभावित था। तो निश्चित तौर पर जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड की जो बात होती है और उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, उसके जो प्रभाव होते हैं, निश्चित तौर पर वो यूपी में भी दिखाई दिया। इसमें कोई ऐसा गुरेज नहीं है। लेकिन जहां तक बात है विकास की, तो निश्चित तौर पर जो विकास, आज मान लीजिए सेकंड बहुत बड़ी इकोनॉमी है यूपी। ये कोई अखिलेश सरकार में तो नहीं बन करके आ गई, ये बसपा के समय में तो ये नहीं हुई, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी यूपी बनी हुई है, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुई है। जहां तक बात है, पहले एक गैंग बनता था, एक वहां पर करने वाले भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं कि नहीं, हम जेल के अंदर ही हम सुरक्षित हैं अपने आप को। तो इस तरह की भावना ऐसा न कहें जो कि वहां पर विकास नहीं हुआ, बल्कि सेकेंड इकोनॉमी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। इसलिए सेकेंड इकोनॉमी जहां पर यूपी 24 करोड़ जनता को लेकर के चलने वाली माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, वो किसी सरकार में नजर नहीं आई है, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। अब कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, उसका तो संगठन ही नहीं है। ठीक है।
तो डॉक्टर DS मिश्रा, जल्दी से 1 मिनट है हमारे पास, जल्दी से बताइए कि जिस तरीके से अब यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड तो खेल दिया गया है BSP की तरफ से, लेकिन बाकी के कई मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आए हैं। क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज को साधने से ही यहाँ पर BSP का इस बार जो है सत्ता में काबिज हो पाएगी? जल्दी। जी, ब्राह्मण को साधने से नहीं है, ब्राह्मण केवल नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, ब्राह्मण दिशा देगा, बाकी सारे समाज के लोग उसके साथ BSP के साथ आएंगे। जब ब्राह्मण जिस तरफ मूव करता है प्रदेश में, उस तरफ सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर जिस विकास की या उसकी बातें कर रहे हैं, तो पैसे का जिस तरह से अवमूल्यन हुआ उस तरह से इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। आज हर आदमी परेशान है, लोगों को रोजी रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं। बहुत ही विषम परिस्थिति में आम जनमानस जी रहा है। पेट्रोल, डीजल, तेल, इन सब चीजों की कीमतें आसमान पर छू रही हैं। सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन कर दी जा रही, हवाई अड्डे बेच दिए जा रहे हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिस चीज के लिए यह दल कभी कहता था कि हम ये नहीं लाएंगे, आज वही FDI, वही ये प्राइवेटाइजेशन, उसी भी तरह की बिक्री। जो चीज ना हो पाए उसको सौंप दो, रेल को सौंप दो, सबको सौंप दो। अरे सब सौंप दोगे। आज जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि प्राइवेट अस्पताल 3-3 लाख रुपए लेकर के, तो सरकारी अस्पतालों को जरूरत है। सरकार के द्वारा अस्पताल, पुलिस, रेल सेवा, ये मूलभूत ट्रांसपोर्ट मूलभूत आवश्यकता में है, ये व्यवसाय नहीं है। ठीक। बीजेपी क्या कर रही है? हर चीज को व्यवसाय मानती है जी। इसको किसी न किसी रूप में पैसे का आना चाहिए, बाकी सब चीजें छोड़ देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर BSP आएगी तो इन सब सारी चीजों का पुनर्वलोकन करेगी और सरकारी तंत्र को इतना मजबूत करेगी, अस्पताल की व्यवस्थाएं, ये सामाजिक संरचना में जो भी चीजें आवश्यकता होंगी विकास के लिए, वो हम लोग करेंगे। चलिए मिश्रा जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमाकांत मिश्र, BJP प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवाकांत ओझा जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो साफ तौर पर BSP की तरफ से तो यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेल दिया गया है। ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पर BSP की तरफ से किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज को साधने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर BSP की तरफ से की जा रही है। लेकिन ब्राह्मण समाज किसको अपना समर्थन देता है, आने वाले समय में ये पता चल पाएगा। अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। बाकी के कई और मुद्दे हैं, महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी इस कवायद में जुटी हुई है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो। तो आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।